और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बड़ा दावा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी बैरकपुर में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजों के बाद अब वो सीधे बीजेपी के शपथ ग्रहण में आएंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रचार का आखिरी दिन और अब सीधे बंगाल में आऊंगा जब शपथ ग्रहण होगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। यानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गर्मा गई है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी का यह प्रण सियासी जमीन पर हकीकत बनेगा या फिर दीदी का किला अडिग रहने वाला है? क्या बंगाल की जनता बम और भय के माहौल में अपना फैसला सुनाएगी या फिर विश्वास और विकास के नाम पर वोट डालेगी? इन्हीं बड़े सवालों पर आज ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी बहस रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 4 मई को लेकर बड़ा दावा किया है। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मैं कहता हूं, गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। बंगाल की पहचान के लिए संकट बने टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण करना है। की सरकारी है, वहां गुंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आते आते जहां बीजेपी और दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही, वहीं बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा की आहट और तेज हो गई है। नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी की रैली से पहले रविवार रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बम भी फेंके गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रैली के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडे टीएमसी समर्थकों ने फाड़ दिए। फिर थाने में शिकायत करने के दौरान बहस के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई, जबकि टीएमसी सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ गई। अरचला बगान में बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहां हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहां पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए हैं, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। जब हम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए, तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल के भांगुर में दर्जनों देसी बम बरामद होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कथित तृणमूल कार्यकर्ता के घर से करीब 100 देसी बम बरामद हुए। देसी बमों के इस केस में एनआईए की एंट्री हो गई है। ये सब कुछ तब हो रहा जब गृह मंत्री अमित शाह बार बार अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे बीजेपी के सत्ता में आने पर गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। दूसरी ओर पलटवार में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने एनआईए की कार्रवाई का हवाला देते हुए बंगाल में अराजकता के अंत की बात कही। मैं कहता हूं, गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ममता दीदी मेरा विरोध कर रही है। अरे ममता दीदी क्या चाहती हो? गुंडों को क्या गले लगाए? बंगाल की जनता को बम धमाकों से त्रस्त करने वाले गुंडे, आरजी कर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, माताओं बहनों पर अत्याचार करने वाले गुंडे हैं।
आपको पसंद आए तो आपके घर बिठाकर आलू पोस्ता खिलाओ, हम तो जेल में डालेंगे, जेल में। बीजेपी की सरकार ही है, वहां गुंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है वो बताना चाहिए कि बाकी जगहों पे गुंडागर्दी करने वालों के साथ क्या किया है। और बड़े अदब के साथ कहूंगा कि आपके तो बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खुद गुंडागर्दी की जबान बोलते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। तो पलटवार में ममता बनर्जी ने धर्म और पूजा के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ममता ने कहा, साधु सिर्फ गेरुआ पहनने से नहीं होता और बीजेपी वाले पूजा का मंत्र भी नहीं बता पाएंगे। পুজো যে দুর্গাপুজোর কার্নিভেল, বিজেপি একসময় এসে বলতো না মমতাজিনের পূজা কার্নিভেল নেই দেতা, কোথায় কবে কোন পুজো অটকেছে ভগবান জানে। জিজ্ঞেস করুন পুজোর মন্ত্রটা বলতে পারবেন যারা বড় বড় কথা বলছে আর শুধু বলে বেড়াচ্ছে আমাদের সবাই নাকি চোর আর ওগুলো সাধু। साफ है, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी संग्राम अपने सबसे तीखे दौर में पहुंच चुका है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और धर्म के नाम पर आर पार की जंग छिड़ी। बीजेपी जहां इसे बंगाल की असलियत बचाने की लड़ाई बता रही, वहीं टीएमसी इसे बाहरी लोगों द्वारा बंगाल की संस्कृति बिगाड़ने की साजिश करार दे रही। लेकिन सवाल है, क्या बंगाल की सत्ता का रास्ता हिंसा और विवादों से होकर गुजर रहा? बमों की बरामदगी और गोलीबारी की घटनाएं दूसरे चरण के मतदान पर खौफ का साया डाल रही। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल भय के साए में रहेगा या बदलाव की नई इबारत लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव बंगाल में 29 तारीख को है, आज 27 तारीख है। लिहाजा आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले चरम पर पहुंचता हुआ ये चुनाव। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौमिता चक्रवर्ती है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, दानिश अजीज आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे एमआईएम के नेता, स्वयं प्रकाश पुरोहित है टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया आपसे थोड़ी देर पहले कि आज जा रहे हैं, अब सीधे 4 तारीख के बाद आएंगे जब शपथ ग्रहण बीजेपी का नेता कोई मुख्यमंत्री पद की लेगा। नहीं, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री जी का स्वागत है 4 तारीख को। चौथी बार जब ममता बनर्जी शपथ समारोह तो 4 तारीख को नहीं होगा, शपथ समारोह जब भी डिसाइडेड होगा आप आइएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री है। देखिए केंद्र किस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का कुप्रयास किया गया है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश ने देखा है। 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 483 के आसपास लोगों के अफसरों के तबादले किए गए, जो कि आधे देश के अंदर में चुनाव होता है तब भी इतने तबादले नहीं होते हैं। ये काम किया इलेक्शन कमिश्नर की पूरी मशीनरी। कल आपने देखा कैसे बैरकपुर, भाटपाड़ा और नोआपाड़ा में किस तरह से अर्जुन सिंह अपने गुंडों के साथ और साथ में केंद्रीय वाहिनी भी उनके साथ में, और कैसे तृणमूल के जो बच्चे झंडे लगा रहे थे उनके ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि मैं उल्टा करके लटका दूंगा गुंडों को, 4 तारीख बाद उल्टा करके लटका दूंगा। यह गृह मंत्री का बयान है। तो क्या दिक्कत है? मतलब नहीं, अगर गुंडों को उल्टा लटका दिया जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, गुंडों को लटकाइए ना, आप कौन मना कर रहा है? गुंडों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर के एंट्री दे रहे हैं कि इधर से आके गुंडागर्दी करो, टीएमसी से मत करो, कांग्रेस से मत करो, सीपी। अरे गुंडा कौन है? गुंडा वो है जो आरोपी है। आरोपी को आपने टिकट दी है। 71% इनके जो उम्मीदवार है वो आरोपी है। राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, पवन सिंह, पता करिए कितने नाम है। नहीं, मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं अगर जाने लगूं कि किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है सर, तो इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती रह जाएगी। अभी बंगाल नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती रह जाएगी। तो सर अभी मत जाइए, आज के डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो ये अभी गिनवाने चलूंगा तो कोई पार्टी अछूती नहीं रह जाएगी। तो अभी डिबेट को उधर डिरेल मत करिए, मैं आता हूं टॉपिक पर। आपने कहा, सुनिए सर सुनिए, आपने ये कहा ठीक है हर पार्टी दावा करती है, आप भी दावा कर रहे हैं कि चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, करना भी चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है, बिल्कुल हर पार्टी को करना चाहिए। दावा भी नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे क्या? लेकिन आपने एक बात कही, सुनिए सर सवाल सुनिए, आपने एक बात कही, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका चुनावी इतिहास बंगाल जितना हिंसक रहा है? इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बम मिल जाए, कोई किसी को उठाकर पीट दे? आप सर डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं। पंचायत चुनाव में 34% से ज्यादा सीटों पर दावा यह हुआ कि आप लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया।
विपक्ष मुक्त चुनाव, पंचायत चुनाव तो स्टेट का दिन होता आसाम है। में भी हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है, 90% हुआ त्रिपुरा में। मैं आपको बताता हूं, त्रिपुरा में भी हुआ है। सुनिए, जहां जहां वामपंथियों ने शासन किया है उन प्रदेशों के अंदर में इस तरह का नैरेटिव एक तो बना और लोगों में आपस की रंजिश जो थी उसको राजनीतिक लड़ाई का रूप दिया गया। अच्छा। आपसी रंजिश है। राकेश पांडे और इस टीवी चैनल में बैठे हुए दो व्यक्ति अगर आपस में सर फोड़ लेंगे, हाँ। उसकी जिम्मेदारी जो चुनाव करा रहे हैं उसकी होती है ना। अच्छा। चुनाव जो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया की, 200 लोग मर गए। एक एक करके स्वयं भाई एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से फिलहाल पश्चिम बंगाल में शासन की कमान चुनाव आयोग के हाथ में है, तो आप कहिए। हाँ नहीं ठीक है, 6 महीनों से नहीं ठीक है, 6 महीनों से आप कहिए मैं पिछले 6 महीने छोड़ देता हूं, उसके पहले का रिकॉर्ड दूं। पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी, मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा हुई थी, घरों को चिन्हित कैसे किया गया था, कहिए तो वो डेटा भी रख दो सर। अरे 2021 का चुनाव क्या किसने कराया था? मैं कह तो रहा हूं सर, पंचायत चुनाव नहीं सीधे चुनाव, फिर वही बात है। मैं कह तो रहा हूं, कहिए आपके हिसाब से डिबेट करता हूं। राकेश जी, अन्य प्रदेशों से अगर आकर के कुछ लोग गुंडागर्दी करेंगे, अन्य प्रदेशों तो कौन रोकेगा? झारखंड, आसाम, स्वयं जी आपके हिसाब से, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपके हिसाब से अगर आज चुनाव आयोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं कह तो रहा हूं छोड़िए पिछले 6 महीने, उसके पहले का डेटा रखता हूं, उस पर जवाब देंगे। मुर्शिदाबाद का डेटा रखो, उस पर जवाब देंगे। पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई उस पर डेटा का जवाब देंगे। बाहर से कोई आके कुछ करके चला जाए तो किस बात का प्रशासन? फिर गुंडों को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 71% अब आप गुंडों को टिकट पर चले गए। नहीं, तो फिर ये क्या बात है? तब आप गुंडागर्दी कैसे खत्म करेंगे? गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, सीबीआई ईडी से डरा करके लोगों को टीएमसी से सर आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। टिकट दे दिया। आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। आप वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम में जन्म नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। फिर मैंने कहा ना कि सर अगर आप जाएंगे तो वो डिबेट डिरेल होगी। आज आखिरी दिन है प्रचार का, उस पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। डिबेट अपनी जगह एकदम सही है। जिनको धर्म की राजनीति करनी, हमारी नेत्री कहती है धर्म अपना अपना उत्सव सबका। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बनर्जी सुनिए, जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए करके देती है, तो यही शुभेंदु अधिकारी और इनके भाजपाई नफरती चिंटू को दर्द हो जाता है कि अरे हमारे हिंदू वोट भाग जाएंगे, हमारे मुसलमान वोट भाग जाएंगे। अरे भाई, ममता बनर्जी जब लक्ष्मी भंडार देती है, वो लक्ष्मी भंडार पूरे पश्चिम बंगाल की हर माताओं बहनों के पॉकेट में जाता है। जब ममता बनर्जी जो टैब देती है 10वीं पास करने वाले बच्चों को, वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं देती है। कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी 94-95 प्रकल्प है, धर्म और जाति देख करके नहीं दिया जाता है। ये हमारा संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति नफरत की बात करता है, वो बात सही नहीं है। तो ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। जरा आकलन करिएगा, आकलन करिएगा स्वयं प्रकाश पुरोहित, जिनका नाम मैंने लिया वो आपकी पार्टी में आज की डेट में है कि नहीं। जरा आकलन करिएगा कि जब आप दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को लेकर आप डायरेक्शंस लागू करते हैं, हाईकोर्ट से कैसे फटकार मिलती है। सर मैं उधर डिबेट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं उधर डिबेट ले ही नहीं जाना चाहता हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इस पर आपसे मुझे कोई तर्क वितर्क करना भी नहीं है, इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। अब विवेक श्रीवास्तव, ये तो पूरा ठीक रहा, इन्होंने आप पर फोड़ दिया कि पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास रक्त रंजित है तो वो आप लोगों की वजह से है, और जहां जहां आप लोग रहते हैं रक्त रंजित इतिहास बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जहां जहां रहते हैं, लंबे अरसे तक रहते हैं, लोग प्रेम बहुत देते हैं, 35-35 साल दिया, तो ये सब देखिए बेकार की बातें हैं। जब आप 15 साल तक अब आपका अगर शासन है, तो आपको अपने गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ना कि इसके कि पड़ोस के राज्य में या वामपंथ या बीजेपी किस राज्य में क्या कर रही है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, हम तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। अब अमित शाह साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर ने ऑनरेबल कहा जितने गुंडे होंगे उनको लटका दिया जाएगा। बिल्कुल लटकाइए साहब, और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हर पार्टी के अंदर गुंडों की एक फेयर लिस्ट है, आधी लोकसभा लटक जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यहाँ पे जितने हमारे सांसद हैं इस मुल्क के अंदर अगर जांचने पे आ गए राकेश पांडे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आफत मच जाएगी यहाँ पर। तो नीट एंड क्लीन इलेक्शन देखिए होना बड़ा जरूरी है। सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री की एक जबरदस्त प्रेजेंस थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बताइए भारत में 2026 में इलेक्शन कराने के लिए पैरामिलिट्रीज आजकल जरूरी पड़ गई हैं। क्या दिक्कत? और इलेक्शन हो रहा है, डर लगता है तो रिजल्ट जी डर लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस देख। अनफॉर्चुनेट है ना। क्यों अनफॉर्चुनेट है? क्यों अनफॉर्चुनेट है? फॉर्चुनेट है। क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं? किस बात की पुलिस होती है?
जी जी जी, किस बात के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन हुआ इस देश में? जी, अनफॉर्चुनेट है। जहां जैसी जरूरत होगी लगाएंगे। बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को फोर्सेस से। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी सर, क्योंकि आप लोगों ने रक्त रंजित इतिहास बनाया बंगाल का। जरूरत पड़ी कि क्योंकि आज वहां पर बम मिल रहे हैं, चुनाव आयोग को लिखित आदेश देना पड़ रहा है कि जहां जहां बम बन रहा है खोज कर निकालो सबको, इसलिए जरूरत पड़ी है। इसलिए जरूरत पड़ी है कि पश्चिम बंगाल में, सर मैं अभी थोड़ी देर पहले डेटा देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा हुई है। 64% हिंसा की घटनाओं में एक रफ आंकड़ा है, मैं नहीं इसको पार्टी वाइज लेकर जाना चाहता हूं, किस पार्टी के कितने लोग रहे हैं, पूरा उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन है। आप लोगों ने इतिहास बनाया, इसलिए जरूरत पड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि इतनी फोर्सेस क्यों? बंगाल की जनता का अपमान मत करिए। कोई अपमान नहीं हो रहा है बंगाल की जनता का। ये बंगाल की जनता को सिक्योरिटी दी जा रही है कि भय मुक्त होकर मतदान करिए। आपको दिक्कत हो रही है सर। और सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा ना भाई, आपने ये कहा कि 35 साल तक हम रहे। आप सोचिए ना, 35 साल तक जनता ने क्यों कहा कि हट जाओ, उतर जाओ कुर्सी से? 35 साल तक तो धाक बनाकर रखनी चाहिए थी, 50 साल करना चाहिए था। आप भी अजर अमर हो जाइए, आपकी भी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है लगता है मुझे। कौन चीज? अरे एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ शेल्फ लाइफ। अच्छा, हर चीज की एक समय सीमा होती है भाई, हर चीज आती है। तो सर उसकी शेल्फ लाइफ तब खत्म होती है जब एक्सपायरी हो जाता है। वो विवेक श्रीवास्तव, वो शेल्फ लाइफ तब तक होती है जब वो एक्सपायरी हो जाता है, और जहां एक्सपायर हुए फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप सोचिए कि आप एक्सपायर क्यों हो गए। और पूरे देश की सियासत में लेफ्ट पार्टियों का कितना वजूद बचा हुआ है, एक स्टेट छोड़कर। आप खुद सोचिए, गिरबान में झांकिए, क्यों ऐसा हुआ। मैं आता हूं ममिता जी। देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप जो है 2-3 चीजों को गलत तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले आप बंगाल की जनता को कह रहे हैं साहब कि आप तो वोट देते ही नहीं है, यहाँ तो पार्टियां जिसको वोट दिलवाती है दिलवा देती हैं। आपको बंगाल की जनता के विजडम के ऊपर विश्वास नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट देते हैं, हम तो नहीं देते सर, वोट कटे हैं। नहीं, आपको क्यों देंगे क्लीन चिट भाई? आपको क्यों देंगे क्लीन चिट? सर किस बात का क्लीन चिट देंगे आपको? इलेक्शन कमीशन को क्यों क्लीन चिट दें सर? इलेक्शन कमीशन नहीं देंगे, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर मैं क्यों सवाल उठाने जा रही है सर? आप जाकर, अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने जाकर कोर्ट में उठाइए। 10 केस चल रहे हैं, कोर्ट में उठाएंगे। कल स्कूल में टीचर ना पढ़ाए, कोर्ट चले जाओ। कॉलेज में अरे उसका भी प्रोसेस है। स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएगा तो बीएसए के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। बीएसए डीएम नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर जाएंगे, और उसके ऊपर नहीं सुनेगा तो कोर्ट चले जाएंगे कि देखो ये सारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हर चीज की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन दिक्कत है सर, आपको व्यवस्था से दिक्कत है। कोर्ट इज द लास्ट प्रमाइस फॉर जस्टिस। ठीक है, कोर्ट इज नॉट अ नॉर्मल। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा कर दिया। और सुनिए, आपने शेल्फ लाइफ और एक्सपायर की बात कही ना, तो कौशल कांत मिश्रा डॉक्टर भी हैं और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि दवाएं क्यों एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए जरा कौशल कांत मिश्रा। राकेश जी, लेफ्ट अपनी एक सीट पाने के लिए बेकरार है, उसके बारे में क्या ही बोलें। तो टीएमसी के ऊपर बात करते हैं। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आज बंगाल के गुंडों को पुलिस की शरण मांगनी पड़ रही है। इससे पता चल रहा है कि बंगाल की जनता जीत रही है। जब गुंडे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाने लगे, अभी इनके कैंडिडेट का आपने प्रोमो में दिखाया था कि उनके लोगों पे हमला हुआ, वो पुलिस में गए, ये अच्छे दिन आने के निशान। यानी कि भारत देश में जो बंगाल आधा बांग्लादेश बन चुका था, दोबारा बंगाल बन जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात की सुरक्षा मिल गई है कि वहां के लोग निकल करके आजाद भारत में भारत का परचम लहराते हुए, लोकतंत्र को लहराते हुए 93% तक वोटिंग कर रहे हैं। ये बंगाल की जनता को सलाम है, बंगाल की जनता को नमस्कार है, बंगाल की जनता को प्रणाम है। और ईसी को क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, ईसी की क्लीन चिट इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस विंडो में बैठे तीनों लोग ईसी के खिलाफ बात कर रहे थे। जब सुरक्षा के लोग, सुरक्षा एजेंसियां आ रही थी, जब वहां पर ईसी अपने इन्फोर्समेंट लगा रही थी, जब वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रही थी, ये विंडो के तीनों लोग उसका अपोज कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे टीएमसी। नहीं कौशल भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश पुरोहित ने कही कि बाहर के लोगों को आप बुला कर लाए, वो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग उतर कर जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुनिए राकेश जी, इनके लिए बांग्लादेशी अपना है, रोहिंग्या अपना है, मियां भाई जो बंगाल से आया है वो अपना है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली का आदमी बाहरी है। तो इस मेंटेलिटी का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। ठीक है स्वयं भाई, पूरे देश में मैं बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोई बच्चे हैं? नक्सलवाद खत्म हो गया है, आपकी जरूरत नहीं, विंडो से बाहर जाइए।
नहीं, अरे कौशल भाई ऐसा क्यों कहेंगे? लाइए भाई, स्वयं जी के पास 1 मिनट बाद आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव को ही रखिए, विवेक श्रीवास्तव को ही रखिए फ्रेम में इनके साथ। ये वही लोग तो हैं जो नक्सलवाद का सपोर्ट करते थे, ये वही लोग है ना, लाल सलाम करने वाले यही लोग है ना, लाल सलाम करने वाले यही लोग। स्वयं भाई 1 मिनट दे दी जा रहा हूँ, 1 मिनट दे दी जा रहा हूँ। स्वयं भाई रुक जाइए, एक एक करके बात कर लेते हैं भाई। मैंने तो बड़े ध्यान से सुना ना, सबसे ज्यादा स्वयं भाई ने बोला, उसके बाद हमारे लेफ्ट के मित्र ने बोला। भाई आपकी एक्सपायरी हो चुकी है, आप वो दवाई है जिसका साइड इफेक्ट कैंसर के फॉर्म में नजर आया पूरे देश को, और पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को। आप जहां जा रहे हैं वहां खत्म हो चुके हैं। हटेगा वो समय बताएगा, वो तो समय बता ही रहा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का कैडर अन्य राज्यों से बंगाल में आया? मेरा एक छोटा सा सिविलाइज सवाल है, सो डोंट मेरा ये अच्छा सवाल सुन के जवाब दे दीजिए। कौशल भाई डिबेट में सवाल जवाब ही होता है, एक बार विवेक जी का सवाल सुन के जवाब दे लीजिए, फिर ममिता आ रहा हूं। भैया मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारत का नागरिक, और भारत का नागरिक पूरे प्रदेश और पूरे देश में कहीं पर जाकर के अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार कर सकता है कानून के मुताबिक, गुंडागर्दी करके नहीं। अब वो कानून के मुताबिक है या नहीं, ये तो खैर तो ये आप डिसाइड करते रहिएगा। पर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट बंगाल में नहीं है, और देश से आपने अपने कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया है जिनका बंगाल, उसके कल्चर, उसके नोहाउ से लेना देना नहीं है। विवेक श्रीवास्तव अब इसका जवाब विवेक जी एक छोटा जवाब, विवेक जी छोटा जवाब। अगर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके अपने अपने स्टार प्रचारक हैं, अमित शाह जी हुए, मोदी जी हुए, योगी जी हुए, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे, इसमें नई बात क्या है भाई? आपकी सरकार होती है आप भी जाते हैं। नहीं ठीक है, और इनकी ओर से भी नेता आ ही रहे प्रचार करने, इसमें क्या दिक्कत? इनकी ओर से भी नेता आ ही रहे भाई। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, अलग अलग राज्यों के बड़े नेता पहुंचे, ठीक है प्रचार करने जाए, प्रचार कोई भी कहीं जाकर करे, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होनी चाहिए किसी को। ममिता आप कुछ कहना चाह रही थी, कहिए, फिर उसके बाद स्वयं भाई तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। मैं सब जब बता रहे थे, बात कर रहे थे, मैं एकदम बैठी थी चुपचाप, कुछ नहीं बताया, तो प्लीज मुझे कोई टिप्पणी मत कीजिए, स्पेशली लेफ्ट एंड पुरोहित जी को कह रही हूँ। क्या है कि राकेश, हमारे बंगाल में जो पहले अभी जो टीएमसी सरकार है, इसका ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है सीपीआईएम का सरकार, लेफ्ट। क्योंकि जब लेफ्ट सरकार यहाँ पे राज करती थी, उस टाइम पे ऐसे घटना यहाँ पे हुई थी, जैसे एक समय क्या हुआ था, 17-18 संत को बीजन सेतु के ऊपर लेकर उसको जिंदा जला दिया गया था। फिर शाहीबाड़ी में एक बेटे को उनके माँ के सामने हत्या करके उनके ब्लड से चावल मिला के वो माँ को खिलाया गया था। ऐसा हुआ था लेफ्ट के जमाना में। और अब क्या हुआ है कि ममता बनर्जी के सत्ता में आते ही बीरभूम, मुर्शिदाबाद, फिर आपका नॉर्थ 24 परगनास में पॉलिटिकल क्लैशेस के दौरान क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल बढ़ने लगे। तो मैं आपको 2012, फिर 2013 पंचायत इलेक्शन, फिर आपको मैं 2024 में जो बर्धमान में ब्लास्ट हुआ था, फिर 2016 में जो असेंबली इलेक्शन के दौरान जो हुआ था, फिर 2017 के 19 से जो पीक फेज जहां पे सिस्टमेटिक यूज के दौरान वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था। तो ऐसे ढेर सारे घटना कह सकती हूँ। और अभी जब रोहित जी बोल रहे थे ना कि प्रत्याशी को लेकर बात हो रही थी कि आरोपियों को क्यों टिकट दिया गया था, इनके दल में तो ज्योति प्रिया मल्लिक, परेश अधिकारी, इनके नाम पे भी तो आरोप है एसएससी स्कैम में, तो इनको क्यों टिकट दिया गया था, वो मुद्दे में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। पर ये लेफ्ट सरकार की 34 ईयर्स एंड फिर, और एक बात राकेश मैं मेंशन करना चाहूंगी, लेफ्ट सरकार की 34 ईयर्स में 55,000 ऑपोजिशन लोगों को मारा गया था, और टीएमसी की सरकार ने 2016 से लेकर आज के दिन पे 300 से भी ज्यादा ऑपोजिशन लोगों को मारा गया। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए, फिर मैं अश्विनी भाई आ रहा हूँ। देखिए मेरी बहन ने, भूमिका ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है, अच्छे से व्याख्या की है कि पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन में कांग्रेस के करीब, विपक्षी पार्टियों के बोल देता हूं, 62,000 से ज्यादा कर्मियों की हत्या हुई थी वामपंथी शासन में, 62,000। ये स्टेटमेंट असेंबली में दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद में ममता बनर्जी के शासनकाल में 15 सालों में इन्होंने जो डाटा दिया है 300 लोगों का, आप कंपेयर कर लीजिए। 15 सालों का नहीं दिया मैंने, 2016 से दिया, 2016 से दिया, सुधर रही थोड़ा सा, 15 साल का नहीं। में हम लोग ओके 10 इयर्स, 10 साल में 300 है, 300 लोगों का आपने डाटा दिया। नाउ यू कैन कंपेयर। 300 से ज्यादा, 300 से भी ज्यादा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्योंकि अनऑफिशियल बहुत होता है। आपकी पुलिस दर्ज कंप्लेन नहीं लेते हैं, पुलिस के पास लोग जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पुलिस नहीं लेती है, कोई भी कंप्लेन नहीं लेती है, तो अनऑफिशियली पता नहीं कितना, अनगिनत
अब क्या? आप बोलते हैं कोर्ट नहीं है, कोर्ट मैं बोला अनऑफिशियली अनगिनत, दिस इज ऑफिशियल। मैंने आपको ऑफिशियल डेटा दिया 300 पर अनऑफिशियल अनगिनत हो ठीक सकता है है। ममिता, ठीक है, ऑफिशियल पर ही बात कर लेते हैं। लेफ्ट वाला भी ऑफिशियल दे रहे हैं तो इनका वाला भी ऑफिशियल ले लेते हैं। बोलिए। ठीक है, 60,000 और 300 मतलब 10 साल में 20,000 की हत्या हुई। 10 सालों में एवरेज निकाल के बता रहा हूं। और तृणमूल कांग्रेस के 10 सालों में भाजपा और तृणमूल दोनों के मिला के आपने 300 कुछ लोगों के नाम बताए। मैं उस विषय में नहीं जा रहा था। एक की भी नहीं होनी चाहिए, एक की भी हत्या, एक की भी निर्ममता नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो शासन है, मामाटी मालूस का शासन है, ममता बनर्जी ने माओवादियों को खत्म किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कहीं कुछ अपराध खत्म हो गया है, एकदम राम राज्य आ गया है, नहीं। मगर पुरोहित जी, राकेश, मैं पुरोहित जी को पूछना चाहूंगी, एक सेकंड। तुम्हारे समय में नहीं बोला मोमिता, तुम्हारे समय में नहीं बोला। तुम राजनीतिक विश्लेषक हो, तुम करो राजनीतिक की विश्लेषकता अच्छे से करो। मगर आपको यह पता होना चाहिए, जो व्यक्ति तड़ीपार की सजा खाया हुआ है वो व्यक्ति आज गृह मंत्री है, और वो बोलता है मैं गुंडे को लटका दूंगा उल्टा। और वो गुंडा आकर के, आप बात करते हैं परिवारवाद की, अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह को भी टिकट देते हैं, बाप को भी टिकट देते हैं, उम्मीदवार नहीं है आपके पास में। कांग्रेस से आए हुए संतोष पाठक को भी टिकट देती है, उम्मीदवार नहीं है। क्यों? नैना बंदोपाध्याय के सामने कोई आपको बंगाल से बंगाली उम्मीदवार नहीं मिला। मगर आपने क्या किया? आपने बंगाल की अस्मिता का खिलवाड़ किया, मजाक उड़ाया, एसआईआर के माध्यम से 27 लाख लोगों के नाम कटवाए, और ये चुनाव जो है इसको रिगिंग, साइलेंट रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, एक तो सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित, एक बात कहकर मैं अश्विनी जा रहा हूं। एक बात तो ये अमित शाह को लेकर बार बार आप लोग टिप्पणी करते हैं। सर सुनिए ना, जाकर पहले देखिए कि कोर्ट का आखिरी डिसीजन उस मामले में क्या था। मैं फिर कह रहा हूं सर, थोड़ा सा अपडेट और तैयारी होकर आया करिए। अभी कौशल कांत उस पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी मैं आता हूं सर। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग आज की डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। क्या चुनाव प्रचार का शोर थम रहा है? कहां क्या इतना बवाल बम मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं भाई? आप लोग कभी मुद्दे पर ही नहीं आना चाहते हैं। अगर आप उस पर डिबेट के शौकीन है तो उस पर भी कर लेंगे। लेकिन अश्विनी भाई ये बताइए, मैं आता हूं सर। अश्विनी जी अभी तक नहीं बोले हैं, गुस्सा हो जाएंगे। वो गुस्सा हो जाएंगे कि मैं अकेले सबसे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी टीएमसी से भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, हमको तो बोल लेने दो। वो अलग बात है कि हम ना 3 में ना 13 में पता नहीं कितनी सीट मिलेगी, सब तंज कस रहे कांग्रेस पार्टी पर। बोलिए अश्विनी भाई। हम किसी से नहीं लड़ रहे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो झूठ परोसा गया है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय बंगाल में है, मान लिया, घुसपैठियों का विषय है, मान लिया, सब कुछ है, ममता जी ने अच्छे से काम नहीं किया, ये सारी बातें मानते हैं। बट इससे भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती। आपने बार बार यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिक्र हुआ कि बंगाल में डिप्लॉय करनी पड़ी। अन्य राज्यों में जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हुई। बंगाल लॉ एंड ऑर्डर में है खराब। बंगाल के साथ साथ और टॉप स्टेट्स कौन से हैं लॉ एंड ऑर्डर में? क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सरकार का डेटा है, आंकड़ा एनसीआरबी का है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सारे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लॉ एंड ऑर्डर का विषय सबसे ज्यादा है आफ्टर बंगाल। बंगाल भी है। तीसरा इन्होंने बात किया घुसपैठिए का। आसाम में घुसपैठिए की बात नहीं करते, वहां पर इनकी सरकार है। जब चुनाव होता है वहां घुसपैठिए की बात करते हैं। 10 साल से सरकार में डबल इंजन की सरकार है, तो घुसपैठिए के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप रहे तो ही बेहतर है। क्योंकि यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में 90,000 माइग्रेंट्स को देश से निकाला था। इन्होंने 12 साल में कितने निकाले? 2600। तो इनके सिर्फ एजेंडा और प्रोपोगेंडा में ये सारे विषय हैं। बाकी अगर खुद के गरेबान में झांक के देखेंगे तो ये और टीएमसी में कोई खासा अंतर नहीं है। इसलिए इस बार बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ये परिवर्तन जरूरी है और वो परिवर्तन होना चाहिए जहां पर जॉब की बात हो। अच्छा, परिवर्तन में मैं ममिता आ रहा हूं। परिवर्तन में आपको लग रहा है कि परिवर्तन में विकल्प चुनना भी होगा तो कांग्रेस को चुनेगी बंगाल की जनता? इतनी सियासी मजबूती है आपकी बंगाल में? बिल्कुल सियासी मजबूती नहीं, जनता के विषय की बात है। अगर हम जनता के विषय पर राजनीति करते हैं, उन 90% लोगों की राजनीति करते हैं जो गरीबी की रेखा में घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ममिता मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुनकर। ममिता मुस्कुरा रही हैं अश्विनी भाई आपकी बात सुनकर। बोलिए ममिता, 30 सेकंड बोलिए। को अपना अपना हक है, उनका भी सिलेक्टिव एमनीशिया है। उन्होंने भी 1 मिनट में पूरी बात बहन मैं पूरा बोल लूं फिर आप रख देना अपनी बात। आपने यहाँ पर हिंदुओं की बात की, आपने बताया कि कैसे हो रहा है। आपको पालघर याद है? महाराष्ट्र में घटना हुई थी साधुओं के साथ। पालघर में साधुओं की लिंचिंग कर दी गई थी। जो वहां का एक्यूज था वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। तो जरा भारतीय जनता पार्टी अश्विनी भाई सुनिए, आपको आपकी पार्टी के उन नेता का नाम याद है? अश्विनी मिश्रा, आपको अपनी पार्टी के उन नेता का नाम याद है जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, बता दूं तो शर्म आ जाएगी? या मैं बताऊं उन नेता का नाम आपको? बात करते ना हिंदू, या बताऊं मैं उन नेता का नाम आपको? हिंदू याद है उन नेता का नाम?
जिन्होंने कहा था भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया था, जिन्होंने गीता की तुलना जिहाद से कर दी थी, बताओ नेताओं का नाम। बोलिए ममिता, 30 सेकंड फॉर पार्लियामेंट पे खड़े होकर बताए थे। अरे रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, रुकिए सर, बोलिए ममिता। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, हिंदू कहते हैं, वो हिंसक होते हैं। 24 घंटा सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ अश्विनी जी, क्या हिंदू हिंसक है? आप भी तो हिंदू हो, आप क्या हिंसक हो? आप क्या 24 घंटा हिंसा मचाते हो? आपका ही लीडर ऑफ अपोजिशन ये बात कहा था जब 26/11 में लोग मर रहे थे ताज में, कासम मार रहा था सबको। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में पार्टी कर रहा था, और आप अभी बात करते हो हिंदू को जनता की। आपको ऐसे मैं बात किया था तो आपका नेता मुझे भी ओपन टेलीविजन में, नेशनल मीडिया में गाली दिया था। ये है कांग्रेस कल्चर, महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं, गाली देते हैं। आप बात करते हैं मतलब हिंदू और जनता की। मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी आपके ऊपर आप जब बात कर रहे थे। और मैं राकेश जी ये भी कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी इतना मतलब सीपीएम से उनका प्यार है, जब सीपीएम के गुंडा लालू आलम ममता बनर्जी का सर फोड़ दिया था हाजरा के सामने। हाजरा में ममता बनर्जी का जो घर है भवानीपुर, उधर कालीघाट के सामने, वही लालू आलम को ममता बनर्जी अपने दल में ले लिया। क्यों ले लिया? सीमी का जो फाउंडिंग बॉडी हसन इमरान, उनको क्यों राज्यसभा? ठीक है, 30 सेकंड अश्विनी भाई और बोलिए, फिर क्वेश्चन जा रहा है। 30 सेकंड अश्विनी मिश्रा बोलिए, 30 सेकंड मत रखिए, थोड़ा बीजेपी की तरफ भी चेहरा घुमाइए। आपने महिला सम्मान की बात की, मोदी जी महिला सम्मान करते हैं क्या? आप बताइए, मोदी जी कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं? किसी महिला का 50 करोड़ का रेट किसने लगाया? मोदी जी को आपने कभी देखा कोई महिला को ओपनली गाली देना? मैं वही कह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। आप लोग टॉपिक पर डिबेट नहीं करेंगे। अश्विनी मिश्रा घूम फिराकर आपको टॉपिक पर डिबेट नहीं करनी है। अब रुक जाइए सर, रुकिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित एक बात कहते हुए जो आप लोग बार बार कह देते हैं, 2016 में देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जो आप कह रहे थे, आप जाकर देखिएगा किस तरीके से सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, तो वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तब माना गया था। सर थोड़ा सा अपडेट हो लीजिए। खैर कौशल भाई, आप उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं सर। कौशल काम को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। आप सर्टिफाई मत करिए। आई एम नॉट सर्टिफाइंग, सुनिए, मैं बिल्कुल सर्टिफाई किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट रख रहा हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, और अगर मेरा दिया हुआ फैक्ट गलत है तो वो फैक्ट मेरे मुंह पर दे मारिए कि ये आपकी कई बात गलत है। और अगर नहीं आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज टैगिंग मत क्या करिए। मैं कह रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं बहुत फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। 2016 देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, उस मामले में जाकर आप देखिए क्या आरोप मुक्त किया गया था या नहीं किया गया था। अगर किया गया था तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है, और अगर नहीं किया गया तो वो फैक्ट मेरे सामने रख दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं किसी को यहां पर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, ना किसी को वॉकओवर दे रहा हूं। सीजीआई ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस लोया की हत्या किसने? अब फिर आप जस्टिस लोया पर चले गए। पहले गुंडों को टिकट पर आप बातचीत करना चाह रहे थे, फिर वही दिक्कत है ना सर, फैक्ट पर। ठीक है सर, ठीक है। कौशल भाई आखिरी मिनट आपके लिए, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट राकेश जी, टीएमसी कांग्रेस के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो 3 में न 13 में सभी कह रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना मेरे को। राजनीतिक विषय टीएमसी के साथ है। टीएमसी राजनीति करती है माँ माटी मनुष्य की। तो माँ का हाल, महिला का हाल ऐसा कर दिया कि चाहे वो राष्ट्रपति हो उसका अपमान, जज हो उसका अपमान, अधिकारी हो उसको धमकी, डॉक्टर हो उसका रेप, लॉ स्टूडेंट हो उसका रेप, उम्मीदवार हो उस पर हमला, महिला कार्यकर्ता हो पकड़ कर रेप करना, और संदेश खाली में जिस तरीके से जनता की अदालत गुंडों की। अब मुझे एक बात बताइए कौशल भाई, समय नहीं है, मुझे एक सिर्फ बात बता दीजिए। मान लीजिए वैसे तो आपको भी शुभकामनाएं हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित को भी शुभकामनाएं हैं, अश्विनी मिश्रा को भी शुभकामनाएं हैं, मैं रही सही कसर जो है विवेक श्रीवास्तव को भी शुभकामनाएं दे देता हूं। हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। सुनिए, एक बात मुझे बताइए, अगर 4 मई को नतीजे टीएमसी के पक्ष में आए तो आप मानेंगे ना कि ये सारे मुद्दे फिर बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं था इन सारी बातों का, हवा हवाई था? बंगाल की जनता ने जो डिसीजन लिया है उसका डिसीजन सर माथे पर है। 93% वोटिंग के बाद ममता दी को भागते जगह नहीं मिल रही है। नहीं, वो तो सर 4 तारीख को देखेंगे ना, वो तो 4 तारीख को देखेंगे कौशल भाई, कौन कहां जा रहा है क्या है नहीं, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल दावे आपको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, हर कोई दावा करे, और चुनाव दावों से ही और लोगों में विश्वास पैदा करने से जीतते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।